जी अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज आपके लिए सेक्शन 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। जस्ट आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें तो जो शॉर्ट का थर्ड सेक्शन है 12 मार्क्स का, वो आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे और अपने 12 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है इफ़ सी डी इज़ अ राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। आपके पास यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी है, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक लाइन बाइसेक्ट करी है जिसका नाम है सी डी। अब हमसे दो बातें पूछी जा रही हैं कि जो मेजरमेंट ओ ए है, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस ये किसके बराबर है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास ये राइट बाइसेक्टर है तो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ओ बी। तो एक बात याद रखिएगा, ओ बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर आप ये इस तरह सिंबल लाजमी शो करें जो कि आपको बताएगा कि ओ बी एक लाइन सेगमेंट है। और यहाँ स्मॉल एम का मतलब है कि मेजरमेंट ओ बी लाइन सेगमेंट की जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट ओ ए के बराबर है। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपसे कहता है कि ए क्यू जो है, ए क्यू किसके बराबर है। तो ये आपके पास ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, तो ये बराबर होगा बी से लेके क्यू तक के डिस्टेंस के। तो आपने बता देना है कि मेजरमेंट ए क्यू बेसिकली इक्वल है मेजरमेंट बी क्यू के। बस ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, इसकी तीनों साइड्स जो होंगी उसकी मेजरमेंट सेम होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो तीनों एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ बनने वाला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, ये तीनों एंगल सेम होंगे और ये तीनों के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। अगर तीन एंगल्स हैं तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 3x बन जाएगा इक्वल टू 180 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 60 आ जाती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे यहाँ पर कहता है द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देन द वैल्यूज़ एंड ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल बाइसेक्टर ए पे हमने ड्रॉ किया है जिसने एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमने एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जी को फाइंड करना है। अब देखें ज़रा, मैंने आपसे कहा था अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ बनने वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा, उसके अलावा यहाँ बनने वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा और यहाँ बनने वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। अब ये एंगल 60 का है, ये एंगल भी कितने का है 60 का, तो हम लिखेंगे जी इक्वल टू 60 डिग्री। ये पहली बात हो गई है। दूसरी बात, ए पे बनने वाला एंगल जो था वो 60 डिग्री का था। अब एंगल बाई सेक्टर क्या करता है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ये दोनों एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है वो बिल्कुल सेम होगी। तो अगर यहाँ बनने वाला एंगल 60 डिग्री था तो 60 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 30 डिग्री। तो इससे ये बात क्लियर हुई कि एक्स डिग्री और वाई डिग्री, अगर ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं तो ये दोनों एंगल्स कितने के होंगे, 30 डिग्री के। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ से आपको पता है कि y बराबर है x की, क्योंकि आपके पास एंगल बाई सेक्टर क्या करता है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। x डिग्री और y डिग्री दोनों सेम होंगे। तो हम यहाँ पर हम y की जगह x पुट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर x पुट किया, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 60/2 आपके पास 30 आता है और आपके पास जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 30 डिग्री बन गया। अगर x 30 के बराबर है तो आपको पता है कि x बराबर है y के, x बराबर है y के। अगर x 30 है तो y भी ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। तो इस तरीके से आपने तीनों अननाउंस की वैल्यू निकाल ली है कि z बराबर है 60 के,
ए पे जो एंगल था वो 30 के बराबर था, और एंगल ए को आपने बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, तो एंगल एक्स वो भी 30 डिग्री होगा और एंगल वाई भी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन आपके पास है राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन, एंड द सेकेंड वन इज़ दी राइट बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल। राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन में क्या होता है, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इसको अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है, अगर ये लाइन इसकी राइट बाई सेक्टर है तो ये इसको इसके मिड पॉइंट पे कट करेगी, और ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ बनने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये बात याद रखिएगा, राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन में जब एक लाइन बाइसेक्ट करती है तो वो लाइन गिवन लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये इसके साथ जो यहाँ पर एंगल बनाती है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जिस पॉइंट पे कट करती है इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे कट करेगी, ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को जिस पॉइंट पे कट करेगी ये लाइन, ये वाली लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगी, और वो पॉइंट हमारा मिड पॉइंट कहलाता है। ए बी के मिड पॉइंट पे कट करती है। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास बाई सेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है कि हमारे पास अगर एक एंगल है तो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ऐसी रे होती है जो कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ बनने वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ दो इक्वल एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट करो अगर ये 60 था तो यहाँ बनने वाला एंगल 30 का हो जाएगा, और यहाँ बनने वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 30 का। तो एंगल बाई सेक्टर क्या करता है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मैंने एक वीडियो में प्रॉपर फुल बुक की जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप काइंडली उसको विज़िट कीजिएगा ताकि शॉर्ट की अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे कहता है इन दी गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एल एम ओ एंड एल एन ओ। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक आपके पास एल एम ओ है इस साइड पे, और दूसरी ट्राइंगल आपके पास है एल एल एन ओ। ये आपके पास कुछ इस तरह से ट्राइंगल है। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आप एक बात याद रखें, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है और तीनों एंगल्स कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स सेम मेजरमेंट की होंगी, ये दोनों साइड्स सेम मेजरमेंट की होंगी। तो हम यहाँ पर इनको इक्वल रख लेंगे। हम कहेंगे मेजरमेंट लाइन सेगमेंट एल एम दैट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट एल एन। एल एन और एल एम क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, कोरोस्पोंडिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हम यहाँ से 2x को इक्वल रख लेंगे 18 के इक्वल। यहाँ से 2x प्लस 6 इक्वल टू 18 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से +6 ये वहाँ जाकर -6 हो जाएगा। ठीक है, ये +6 था तो ये वहाँ जाकर इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर -6 हो जाएगा। 18 में से 6 निकालें तो 12 आता है। 2 मल्टीप्लाई है तो 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा और आपके पास x का आंसर आ जाएगा 6। अब सिमिलरली आप यहाँ पर m की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है ट्राइंगल की ये साइड और इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड ये वाली, ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये मेजरमेंट में बिल्कुल इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे मेजरमेंट साइड एम ओ दैट इज़ इक्वल टू ओ एन। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि जो m है वो बराबर आ जाएगा किसके, 12 के। तो आपका ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन 5 है। इसमें आपसे कहता है कि अगर आपके पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, ए बी आपके पास है, इसकी जो मेजरमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है, और देन आपसे कहता है देन फाइंड दी मेजरमेंट ए एल एंड एल बी। ए एल और एल बी, यहाँ पर जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इस पॉइंट को नाम दे दिया है एल का। हमने ए एल की और एल बी की जो मेजरमेंट है वो फाइंड करनी है। आपको पता है ये जो लाइन है ये इसकी राइट बाई सेक्टर है, जो सी डी लाइन है, सी डी कि ए बी को राइट बाई सेक्ट कर रही है। अगर राइट बाई सेक्ट कर रही है तो आपको पता है राइट बाई सेक्टर की डेफिनेशन ये है कि जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट मिड पॉइंट होता है गिवन लाइन का।
तो ये पॉइंट जो है इसको नाम एल दिया हुआ है। एल बेसिकली ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है तो ए बी का हाफ ये 3 सेंटीमीटर होगा, और एल बी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो आपके पास ए एल का डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है, और जो एल बी है वो भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ आप इसको देख सकते हैं ए एल इक्वल टू एल बी। देन आप देखेंगे ए एल क्या है, बेसिकली हाफ है। क्या है जी, ये हाफ है। आप ए बी को जब 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका हाफ है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और ए एल और एल बी दोनों इक्वल हैं, तो एल बी की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। देन हमारे पास सेकंड इसका पार्ट है, इसमें आपसे कहता है, इस सेकंड पार्ट में आप देखिएगा, आपसे कहता है जो बी डी है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर बी डी 4 सेंटीमीटर है तो ए डी किसके इक्वल होगी। आप बी डी को गौर से देखें, बी से लेके डी तक का फासला, अगर ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो डी से लेके ए तक का फासला भी आपके पास ऑब्वियस सी बात है ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमारे पास राइट बाई सेक्टर है। राइट बाई सेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर, जिस मर्जी जगह पर ले लें, उस पॉइंट का इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। तो डी का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, डी का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं बी से, या डी का हम डिस्टेंस लेते हैं ए से, तो डिस्टेंस बिल्कुल सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, ये आपके पास चैप्टर 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे। तो आपको यहाँ से ये बात कंफर्म होगी है, जो ए डी है वो, ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो सिमिलरली ए डी बी डी के बराबर है। तो जो बी डी होगा, मेजरमेंट बी डी होगा, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी 4 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अब चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर 13 में से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके शॉर्ट क्वेश्चंस नहायत ही आसान हैं, तो इसको आप मिस ना कीजिएगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप लाजमी रेडी कर लीजिएगा। आपसे ये आपके पास एक एग्जांपल है, इसमें आपसे कहता है कि आपके 3 पार्ट्स हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। आपने चेक करना है ये जो गिवन मेजरमेंट्स हैं, क्या ये ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट पॉसिबल हैं। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो क्या उसकी साइड 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पॉसिबल है। तो आपने इस चीज़ को चेक करना है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स को प्लस किया जाए, लाइक एक साइड ये है, एक साइड ये है, कोई सी भी 2 साइड्स को अगर प्लस किया जाए तो इनका सम, लाइक इसको मैं कहता हूँ एक्स इसकी मेजरमेंट है, इसकी मेजरमेंट वाई है, तो एक्स प्लस वाई हमेशा ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड फर्स्ट को आप जी कह देते हैं, तो एक्स प्लस वाई हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा जी से। किसी भी 2 साइड्स का अगर आप सम करते हैं, किसी भी 2 साइड्स की मेजरमेंट को अगर आप ऐड करते हैं, तो हमेशा वो थर्ड साइड से ग्रेटर ही आएगा। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल 1 में देखते हैं, एक साइड आपके पास 2 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है। अगर आप 2 और 3 को प्लस करते हैं, आंसर आ जाता है 5। तो देखें ज़रा, द सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट बी दोस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आप लिखते हैं कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ, कैन नॉट द साइड्स, ठीक है, इतना भी लिख लें। दिस सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, या आप इसको लिखते हैं दिस लेंथ कैन नॉट फॉर्म द ट्राइंगल, दैट्स ओके, नो इशू। बहरहाल आपका जो यहाँ आर्गूमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। आप यहाँ जो आर्गूमेंट लगा रहे हैं वो आप ये लिख लें आप, ठीक है, कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। किसी भी 2 को आप जमा करें तो जो आंसर है वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए। तो आप ये लाइन लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज ऑफ द रीज़न सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। अच्छा, बी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप बी पार्ट में देखिएगा। ओके, यहाँ पर बी पार्ट में आपके पास 3 है, 4 है और 5 है। तो आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करें। आप 3 + 4 को ऐड करें तो आंसर आता है 5। तो जो 5 है वो रिमेनिंग साइड से बड़ा होगा, ठीक है। अगर 3 + 4 का आप जमा करते हैं आंसर 7 आ जाता है। तो जो 7 है वो ग्रेटर है थर्ड साइड से। जो आपके पास थर्ड साइड है वो आपके पास 5 है। तो ये इन दोनों का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा है। सिमिलरली अगर आप
3 4 को जमा कर रहे थे तो 7 आ रहा था, 7 5 से बड़ा था। और अगर आप 4 और 5 को जमा करते हैं तो 9 आता है, 9 बड़ा है 3 से। और देन आप अगर 4 और 5 को ऐड करते हैं तो आंसर बढ़ाता है 3 से। अब आप लास्ट पे 5 और 3 को ऐड करें, जब आप 5 और 3 को ऐड करते हैं तो आंसर बढ़ाएगा, 5 और 3 को ऐड किया 8 आया, तो 8 हमेशा बड़ा है 4 से। तो इसका मतलब है जो सेकंड आपके पास ऑप्शन है ये आपके पास ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं, ये पॉसिबल साइड्स हो सकती हैं। अदरवाइज़ जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन था वो पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। सी पार्ट में कहता है 2 4 7, इसको चेक करें। तो हम देख रहे हैं जैसे हमने 2 + 4 को ऐड किया तो आंसर आ गया 6। जो 6 होता है वो लेस देन होता है 7 से। हमने कहा है कि कोई भी दो साइड्स को प्लस किया जाए आंसर हमेशा बड़ा आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा नहीं है, ये तो छोटा आ रहा है। तो हम कहेंगे दीज साइड्स कैन नॉट फॉर्म द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, ओके, बिकॉज ऑफ द रीज़न सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको आप लाजमी कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखने में काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं। आप बस सिंपल सी स्टेटमेंट याद रखें कि कोई सी भी दो साइड्स को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर थर्ड साइड के मेजरमेंट से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। दो साइड को प्लस कर रहे हैं तो उसका जो आंसर है वो तीसरी साइड से, जो रिमेनिंग साइड है, उससे बड़ा आना चाहिए। और दूसरा एक आपके पास एक और इसमें पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप कोई सी भी दो साइड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप कोई सी भी दो साइड्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो आंसर है वो थर्ड वन से बड़ा होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। फर्स्ट करें, आपके पास एक लाइन है और ये आपके पास एक आउटसाइड पॉइंट है। आपसे कहता है इस पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्टेंस कब होगा। तो आप देखें पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं। एक डिस्टेंस इस तरह पॉसिबल है, एक डिस्टेंस इस तरह भी पॉसिबल है, एक डिस्टेंस है वो इस तरह पॉसिबल है, डिफरेंट डिस्टेंस पॉसिबल्स हैं। लेकिन अगर आप एक डिस्टेंस ऐसा देखते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा हो, तो ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया वो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछा गया है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हम लिखेंगे द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू लाइन इज़ 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री बनता है तो फिर हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो पॉइंट से अगर हमने लाइन का डिस्टेंस बनाना है तो अगर ये पॉइंट से अगर हम एक डिस्टेंस कवर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का ही बनना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहता है अगर 13 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर, क्या ये जो मेजरमेंट्स हैं क्या ये ट्राइंगल फॉर्म कर सकती हैं। द आंसर इज़ येस और नो, डिपेंड ऑन दी आर्गूमेंट दैट the sum of any two sides should be greater than the third side. Now the second point is that difference of the measure of any two side of the triangle is less than the third side. कोई भी दो साइड्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें जो आंसर है वो तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप 12 में से 5 माइनस करते हैं, 12 में से 5 माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 7 आता है। 7 छोटा है 13 से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 12 माइनस 5 करते हैं आंसर आता है 7, 7 लेस देन है 13। तो ये पॉसिबल है, दो को डिफरेंस ले रहे हैं तो आंसर छोटा रहा है, तो ये ट्रू है, नो इशू। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं 12 और 13 को ट्राई करते हैं। तो हम लिखते हैं 12 माइनस 13, आंसर आपके पास -1 आता है, ये लेस देन है 5 से, द आंसर इज़ ट्रू, ये भी बात ठीक है बिल्कुल। अब इस दफ़ा हम 13 और 5 को लेते हैं, तो अगर हम 13 माइनस 5 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8, 8 लेस देन 12 होता है, तो ये भी बात ट्रू है। तो इसका मतलब है कि कोई से भी दो साइड्स अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो लेस देन है थर्ड साइड से, रिमेनिंग साइड से वो लेसर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो तीनों मेजरमेंट्स हैं ये ट्राइंगल को फॉर्म कर सकती हैं। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम पहले 8 और 6 को ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 18 आता है। अब 18 क्या है, रिमेनिंग साइड, जो ये रिमेनिंग साइड थी इससे बड़ा है, ठीक है।
आपने जब 8 और 6 को ऐड किया, यहाँ पर आप ऐड करें, थर्ड वन पे आप ऐड करें, 14 आया। 14 जो है वो ग्रेटर देन 10 है रिमेनिंग साइड से, तो ये बात ट्रू है। अब नेक्स्ट आप ये कर रहे हैं 8 और 10 को कर रहे हैं, जब आपने 8 और 10 को ऐड किया तो आपके पास 18 आ रहा है। 18 जो है वो लेस देन है रिमेनिंग, ग्रेटर देन है रिमेनिंग साइड से, तो ये भी बात ट्रू है। अब इस दफ़ा आप ये कर लें, आप 10 और 6 को ले लें। जब आप 10 और 6 को करेंगे, 10 और 6 को ऐड किया, आंसर आ गया 16। अब 16 है ग्रेटर किससे, रिमेनिंग साइड से। तो आप कोई भी दो साइड को ऐड कर रहे हो, जो आंसर आ रहा है वो रिमेनिंग साइड से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास मेजरमेंट्स हैं ये पॉसिबल मेजरमेंट्स हैं किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए। इन मेजरमेंट से आप एक ट्राइंगल को फॉर्म कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपके पास ये जो ट्राइंगल फॉर्म है, इस ट्राइंगल की ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये साइड आपके पास 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसको चेक करना है और हमारे पास 3, 4 और 7 है। तो अगर हम इसको देखते हैं 3 + 4 करते हैं, अगर हम 3 + 4 करते हैं तो आंसर आपके पास 7 आ जाता है। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन में सीखा है कि कोई भी दो साइड्स को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा ग्रेटर आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए रिमेनिंग साइड से। तो रिमेनिंग साइड आपके पास यहाँ पर 7 है। 7 7 से बड़ा तो नहीं होता, ये 7 तो 7 के इक्वल होता है, तो ये तो इससे बड़ा है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर इशू आ गया, ये कंट्राडिक्शन आ गई है, यहाँ पर ये लॉजिक ट्रू नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इन ट्राइंगल सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर दैन दी थर्ड साइड, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, बट ये चीज़ ऐसी पॉसिबल नहीं हो सकी। तो हम कहेंगे दिस साइड्स दिस मेजरमेंट्स कैन नॉट फॉर्म दी ट्राइंगल। ठीक है, दिस कैन नॉट बी द पॉसिबल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये इसका लास्ट पार्ट आ जाता है। आपसे कहता है अगर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर अगर आपके पास एक ट्राइंगल की लेंथ है, ठीक है, तो जो थर्ड लेंथ है वो क्या होनी चाहिए। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि अगर हम एक साइड को 3 कह देते हैं, एक साइड को 4 कह देते हैं, तो जो रिमेनिंग साइड है जो हाइपोटेनियस है वो क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या करते हैं, c² = a² + b²। आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आपने 3 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को अब जब आपने ऐड किया 25 आ गया। अब यहाँ पर c का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है, आपको जस्ट c चाहिए। तो आप यहाँ पर ये सिंपल काम करें कि आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ c रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। अब देखें ये चीज़ सेंटीमीटर में थी, आपके पास 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो ये आपके बस लिमिटेड से क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन में से अगर आपका एक क्वेश्चन तो लाजमी आएगा, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है उसको आप बड़ी आसानी से स्मार्ट वर्क के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखें, समझने की कोशिश करें और इनकी प्रैक्टिस करें, इनको लिख कर देखें, ताकि कम से कम ये पोर्शन तो आपका क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर 14 मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि चैप्टर 14 के क्वेश्चंस कुछ बच्चों को मुश्किल लगते हैं, तो चैप्टर 14 में से एक शॉर्ट ही आना है। तो शॉर्ट की मैंने आपको इससे पहले मैंने जो वीडियो में डेफिनेशन डिस्कस कर दी हैं उसमें आपने डेफिनेशन कर लेनी है। एक डेफिनेशन कर लेनी है आपने रेशो की, देन दूसरी आपने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन कर लेनी है, और देन द लास्ट वन इज़ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन अगर आप कर लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 3 डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन आ जाए। तो आप इन डेफिनेशंस को चैप्टर 14 से रेडी कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने पहले चैप्टर 14 किया हुआ है तो वेल एंड गुड, आप इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो दैट्स मोर देन इनफ। मैं आपको फिर भी क्वेश्चन 14 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। अगर आपने फिर भी अटैम्प्ट करने हैं, रेडी करने हैं, तो आप चैप्टर 14 में से जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें वो पेज नंबर 237 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन 5 और 6, ये 3 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 डेफिनेशन है और ये 3 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन तो आपका लाजमी आ जाएगा।
और एहतियातन अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन क्वेश्चन 4 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को रेडी कर ले। आपके चैप्टर 14 का जो एक क्वेश्चन आएगा वो भी इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। अब हम चैप्टर नंबर 15 की बात करने जा रहे हैं। चैप्टर 15 में एक सिंपल सा लॉजिक आपने याद रखना है कि भाई सी स्क्वायर जो है वो इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको ये थ्योरम पता लग गया है, याद हो गया है, तो आप ये चैप्टर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ख़ुशी की बात यह है कि इस चैप्टर में से, इस ईजीएस्ट चैप्टर में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 4 मार्क्स आप यहाँ से इजीली कट कर सकते हैं। आपने पूरा चैप्टर नंबर 12 किया, आपने 13 किया, तो आपके सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन बने। और सबसे आसान चैप्टर जो आपके पास 15 है, पाइथागोरस थ्योरम, आपने 8th क्लास में भी इसको डिस्कस किया होता है। अगर आपने नहीं इसको देखा तो इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप देखें ज़रा, इसमें से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एक ये आ जाती है, और दूसरी है राइट द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 2 आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी कर लेने हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन जो हैं वो इससे पिछली वीडियो में मैंने अपलोड की हुई हैं, डेफिनेशन भी लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास है, आपसे कहता है वेरीफाई कीजिएगा कि आपके पास ये जो ट्राइंगल है, हैविंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल, टू वेरीफाई वेदर ट्राइंगल आर राइट एंगल और नॉट, वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये चेक करेंगे कि आपके पास ये जो साइड्स हैं लाइक आपके पास 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है, क्या ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट पॉसिबल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी तो यस, दी साइड्स आर दी, दिस लेंथ आर दी साइड्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अदरवाइज हम कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देखें, आपके पास यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह 5 पुट करते हैं, ए का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, बी की जगह पुट करते हैं 12, तो 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर सी आपके पास है 13, तो आप 13 का स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर आपके पास 169 है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25, 12 का स्क्वायर 144। जब आप इसे ऐड करें तो आंसर आपके पास 169 आ रहा है। और 169 के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल आंसर आ रहा है। अगर आंसर इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं करता। और अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड ना करे तो इसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ नहीं हो सकती। तो इस सिंपल सा आपने काम करना है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में आप देखिए 1.5, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं। आपने जब 1.5 का स्क्वायर किया तो 2.25 आ गया, जब आपने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, और जब आपने 2.5 का स्क्वायर किया तो 6.25 आया। आपने इनको ऐड किया तो आंसर 6.25 आया, और ये चीज़ इक्वल आ जाती है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, सो इट इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। आपने वेरीफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट आपके पास इसका सी पार्ट है, इसको भी आप देख लें, सेम उन्हीं लाइंस पे किया हुआ है। और देन आपके पास पार्ट नंबर इसका 4th है, इस पार्ट नंबर 4th को भी आप देख लें। तो यहाँ से आपके पास यहाँ पर आपके पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है, इसमें देखें कहता है आपके पास एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। अब तीनों साइड्स में जो सबसे बड़ी साइड है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्योंकि अगर आप कोई भी 2 नंबर लेते हैं, ए कोई नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज आप 1 लेते हैं, बी आप कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज आप 2 लेते हैं, और यहाँ पर जब आप एक जगह 1 पुट करें, बी की जगह 2 पुट करें, आंसर निकालें। यहाँ पर आप ए की जगह वैल्यू पुट करें, बी की जगह वैल्यू पुट करें, आंसर निकालें। और यहाँ पर भी आप ए बी की वैल्यू पुट करके आंसर निकालें। तो इनमें से जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कह रहे हैं हम इसको, जो सबसे बड़ी साइड है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। अब हमें पता लग गया कि हाँ ये हाइपोटेनियस है, और जो हाइपोटेनियस होता है उसे हम इस लेफ़्ट साइड पे पुट कर देते हैं। बस सिंपल सी बात याद रखनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आपने किस साइड पे पुट कर दिया, आपने इसको लेफ़्ट साइड पे पुट कर दिया। यहाँ पर आपने इक्वल का साइन यूज़ कर लिया, और देन आपने क्या किया, यहाँ पर ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, इसको आपने ए कह दिया, इसको आपने बी कह दिया। आप इसको भी ए कह सकते हो, इसको बी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपस में ऐड हो रहे हैं। आगे पीछे इसको लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन में आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो
या बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिख लें, देयर इज़ नो इशू, ठीक है। तो आप किसी को भी ए या बी आप कह सकते हैं। ओके जी, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर आ जाएगा इसका। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है कि ए स्क्वेयर प्लस 2, ए आपके पास क्या है ए स्क्वेयर के बराबर, बी आपके पास बराबर है बी स्क्वेयर के। देन बी आपके पास बी स्क्वेयर के बराबर था, तो बी का आपने यहाँ पर स्क्वेयर कर लिया। तो 2 टू ज़ा 4, ए रेज टू पावर 4, 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और यहाँ पर 2 टू ज़ा 4 बी रेज टू पावर 4 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अगर आप राइट हैंड साइड को देखते हैं तो 2 का स्क्वेयर आपके पास 4 आएगा, ए का स्क्वेयर ए स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर आपके पास बी स्क्वेयर बन जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के जब होल स्क्वेयर करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप 4 में से जब आप 2 माइनस करेंगे, जब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के। तो दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपने सिंपल बात याद रखनी है कि ये साइड सबसे बड़ी है, और देन आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको भी आप लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास ये कहता है कि 8 आपके पास अगर एक साइड है, एक साइड x है और एक साइड 17 है, क्या ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स पॉसिबल हैं। तो कहता है द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर ऑफ 8x एंड 17 रिस्पेक्टिवली, कोई सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया हुआ, 8 यूनिट x यूनिट एंड 17 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कहता है x जो आपके पास है वो बेस है, इसको आप परपेंडिकुलर कह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है 8 और 17 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 8 और 17 में 17 बड़ा है, तो 17 आपके पास हाइपोटेनियस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यहाँ पर आप सी की जगह पुट कर देते हैं 17 का स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा, और 8 का स्क्वेयर आपके पास 64 आ जाएगा, 17 का स्क्वेयर 289। जब आप 64 को देखेंगे यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 289 माइनस 64 आपके पास 225 होगा, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड and you will get x equal to 15. This one is very important short question. नेक्स्ट आपके पास है एक सिंपल क्वेश्चन, इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी शोन फिगर, इस फिगर में आपने x की वैल्यू निकालनी है। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो ये आपके पास एक साइड है 13, एक साइड है 5। तो आपने अभी पिछले पार्ट्स में देखा था, आपके पास क्वेश्चन था 13, 12 और 5, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखा था चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये जो साइड थी ना, इनको हमने चेक किया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड पॉसिबल थी। अगर ये 13 है, ये 5 है, तो ये साइड आपके पास 12 निकलेगी। तो आप इसको बाय यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो आपके पास ये साइड है ए डी जो साइड है, ये 12 यूनिट्स निकलती है आपके पास। अगर ये 12 है, अब आपके पास नया क्वेश्चन बन गया, ये साइड आपके पास 12 है, ये साइड आपके पास 15 है, आपने इस साइड की वैल्यू निकालनी है। तो समझ लें कि आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठे दे दिए हैं, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 13, 5, आप पहले इस ट्राइंगल को देखें, ये आपके पास अगर 13 है, ये अगर आपके पास 5 है, तो आप इसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 13 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमेशा लेफ़्ट साइड भी आता है। फिर आप 5 का स्क्वायर करते हैं, जब आप इसको कह लेते हैं ए डी कह लें, या आप इसको आप वाई कह दें। आप यहाँ से y का आंसर निकालते हैं, जो कि एंड पे आपके पास 12 के बराबर आ जाता है। आप इसको y का नाम देते हैं, y इक्वल टू 12। देन आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि 12 के बराबर है, और यहाँ पर ये साइड को आप 15 कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 15 ही क्वेश्चन में गिवन है। इस साइड को आप x कह लें, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप इसका ईजिली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अप्लाई कर लें सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, इस स्केयर को ओपन करेंगे, 144, 225 प्लस 144, वहाँ जाकर माइनस 144, और एट द एंड आपके पास x का आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू स्केयर रूट 81 आपके पास 9 के इक्वल होता है। स्केयर रूट 81 आपके पास 9 के इक्वल होता है। और ये आपके पास अब रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आपसे कहता है एक साइड आपके पास 3 है, एक साइड आपके पास 4 है, तो बताएं जो आपके पास हाइपोटेनियस है। देखें जो हाइपोटेनियस होता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये साइड सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसको आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 आ जाएगा। और यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आपके पास 5 आ जाता है, क्योंकि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसका आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आपको साइड्स दे दी हैं, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपके पास जो बेस है, बेस को x सेंटीमीटर कह दिया है, तो आपने x की वैल्यू निकालनी थी। अब हाइपोटेनियस जो है इसका इशू होता है, इसको आप किस साइड पर रखेंगे, हमेशा लेफ़्ट साइड पर रखेंगे। और यहाँ पर आपने 6 का स्क्वायर लिख दिया, और जो अननोन साइड जिसको आपने x कह दिया, तो यहाँ पर आपने x का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 36 वहाँ जाकर माइनस 36, 100 माइनस 36 64 आ जाएगा। अब x का स्क्वायर अगर 64 के बराबर है, तो सिंपल x किसके बराबर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर के। यहाँ पर आप लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेते हैं। ये आपके पास फर्दर क्वेश्चन है, इसको आप हाइपोटेनियस कह रहे हैं, इसको आपने बेस कह दिया, इसको आपने परपेंडिकुलर कह दिया, इसको आप बी कह दें, इसको आप ए कह दें, और इसको आप सी कह दें, देन यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहता है कि आपके पास ये साइड स्क्वायर रूट 2 है, ये साइड 1 सेंटीमीटर है, और ये साइड अननोन है। तो ये आपके पास सी हो जाएगा, ये आपके पास ए हो जाएगा, और ये आपके पास बी हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस पार्ट को भी आप देख लें, ये क्वेश्चंस जो रिव्यू एक्सरसाइज में होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चैप्टर नंबर 16 की अगर बात कर ली जाए, तो चैप्टर नंबर 16 में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो आपको ये 4 क्वेश्चन इजीली डन हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, तो इसमें से एक शॉर्ट आ रहा है। चैप्टर 13 की बात कर रहे हैं तो एक शॉर्ट आ रहा है। चैप्टर 14 की बात कर रहे हैं तो एक शॉर्ट आ रहा है। 15 में से आपके पास 2 शॉर्ट हैं, 16 में आपके पास 2 शॉर्ट हैं, और 17 में आपके पास 2 शॉर्ट हैं। 2 2 4 2 6 2 8 और ये 9 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपने 12 कर लिया तो 1 2 3 4 5 6, आपने 6 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर लिए हैं। 17 में अब आप एहतियातन एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हैं, ताकि जो शॉर्ट क्वेश्चन चॉइस में आते हैं आप उनको अटैम्प्ट कर सकें। तो 14 और 17 इसको जब आप रेडी कर लेते हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो 3 क्वेश्चन हैं इनको आप रेडी कर लेते हो। 17 में से आप 5 डेफिनेशंस कीजिएगा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर की, सरकम सेंटर की, इन सेंटर की, सेंट्रॉइड की, और कॉन्करेंट लाइंस की, या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, आपके पास एक ही डेफिनेशन बन जाती है। तो ये 5 डेफिनेशन चैप्टर 17 से याद कीजिएगा, 3 डेफिनेशन 14 से याद कीजिएगा, रेशियो, प्रोपोर्शन और सिमिलर ट्राइंगल की। तो आई गेस इट्स मोर देन इनफ फॉर द थर्ड सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने 6 7 में इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक साइड आपके पास 6 है, एक साइड आपके पास 3 है। तो आपके पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आप 3 सेंटीमीटर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म भी हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी। इसकी सारी साइड्स इक्वल मेजरमेंट की होती हैं। तो आप यहाँ पर देखें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप इस तरह इसका एरिया निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अगर आपने हाइट निकालनी होती है, तो आपके पास अगर एक साइड पे आप वर्टेक्स को पिक करते हैं, वर्टेक्स से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का और अपोजिट साइड पे जो लाइन सेगमेंट है इनके दरमियान का डिस्टेंस होता है। ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है बेसिकली आपके पास हाइट होता है, ठीक है। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट देखते हैं, तो आप बेसिकली इस तरह मेजर कर रहे होते हैं इसको। तो बेसिकली ये इसकी हाइट है, तो ये हाइट आपके पास इसका एल्टीट्यूड भी कहलाता है, इसको आप हाइट भी कहते हैं। तो हाइट आपके पास गिवन है 4, और जो आपके पास बेस गिवन है वो 8 है। आप सिंपल क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लिखेंगे आप। और बेस की वैल्यू आपके पास 8 सेंटीमीटर थी, तो आपने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख दिया। हाइट की वैल्यू आपके पास 4 थी, तो आपने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। दैन 8 4 32 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों ने यूनिट्स लाजमी ध्यान से लगाइएगा, यूनिट्स बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और दिस वन इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। आपके पास एक ट्राइंगल है,
ट्राइंगल की हाइट क्या होती है कि अगर आप एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है आपके पास हाइट कहलाती है। तो हाइट आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, बेस गिवन है 16 सेंटीमीटर। आपके पास फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस आपके पास यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है, हाइट आपके पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 1/2 16 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 160 आ जाता है, साथ 1/2 लिखा हुआ है, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 160/2 आपके पास 80 आंसर आ जाता है। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या होगा, इसका इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, आप लोग इनको अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो शॉर्ट का थर्ड सेक्शन होगा, सेक्शन 3 होगा, जिसमें आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और वो 12 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से ये 12 मार्क्स को इस वीडियो के ज़रिए आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए वक्त पर चीज़ें करने की कोशिश किया करें। अल्लाह हाफिज़।